नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। शराब घोटाले में ईडी ने एक बार फिर छापेमारी की है। ईडी ने इस बार दिल्ली के अलावा यूपी और पंजाब के कारोबारियों को भी निशाना बनाया है। ईडी ने मंगलवार को छापेमारी में एक साथ 35 ठिकानों पर रेड मारी है। दिल्ली में जोरबाग में रहने वाले एक कारोबारी के परिवार के सदस्य को ईडी टीम अपने साथ ले गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। ठेके पर ईडी। दिल्ली के शराब घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली सहित कई राज्यों में 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी रेड की है। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महेंदू के ठिकाने पर भी छापा मारा है। ये दिल्ली के जोरबाग इलाके में रहते हैं। इन पर 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्री के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है। छापेमारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने सीबीआई की छापे मारे, कुछ नहीं मिला। अभी ईडी के छापे मारेंगे, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। वे रोक नहीं पाएंगे। वहीं आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई यूज़ कर लें, ईडी यूज़ कर लें, हर चीज़ यूज़ कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी मेरे पास कोई तैयारी है। आप ईडी अगर सामना करता है, मैं तो सीबीआई के लिए नहीं है। मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहाँ से। तो अब ईडी की एंट्री हो गई है शराब घोटाले मामले में। सीबीआई ने छापा मारा, मनीष सिसोदिया के अनुसार कुछ नहीं मिला। अब ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है और उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मनीष सिसोदिया का विश्वास है। और ये विश्वास इसलिए है कि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। एक नई भाषा गढ़ी गई है कट्टर ईमानदार की। ईमानदारी में भी कट्टरता, यानी कि ईमानदारी के सिवाय कुछ नहीं इन लोगों के पास मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा है मनीष सिसोदिया ने कि ठीक है, अब छापेमारी हो रही है, छापे मारे जाएंगे, लेकिन एक आध स्कूल के नक्शे और भी मिल जाएंगे, ईडी को भी मिल जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, अजीत श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ महेश अत्री, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ जो आप दिलीप यशवर्धन जी, जो जिनसे आप लोग परिचित हैं ही, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अजीत श्रीवास्तव जी आपसे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि न सीबीआई छापे में कुछ मिला, न इसमें कुछ मिलेगा। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा जो है मनीष सिसोदिया जी ने। ना उनको सीबीआई छापे में कुछ मिला, ना इसमें कुछ मिलने वाला है। इनका सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, किस तरीके से उनको परेशान किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि जिस तरीके से हमारा जनाधार जो है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इनके अंदर बिल्कुल घबराहट बढ़ती है। आपने देखा होगा कि पंजाब चुनाव के अंदर जो चुनाव के जब अंतिम दौर में जब चल रहा था चुनाव, अरविंद केजरीवाल जी को आतंकी बताने का काम किया आपने। पूरी तरीके से आपने उनको बदनाम करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखे कि अप्रत्याशित नतीजे आपको जो है पंजाब में देखने को
ये सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पैर खींचे जाए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, क्योंकि इनको डर जो है भारतीय जनता पार्टी को डर सिर्फ आम आदमी पार्टी से। जी, आम आदमी पार्टी से डर है और इस डर का परिणाम है कि सीबीआई और ईडी आम आदमी के पीछे लगा दी गई है। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। महेश अत्री जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश अत्री जी, इतना डर कि सीबीआई और ईडी लगा दी गई, आम आदमी पार्टी से डर है? नमस्कार। सबसे पहले देखिए जी नमस्कार। ये जो मेरे साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जो बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो डर तो ये लोग रहे ना। और सत्येंद्र जैन के मामले में भी ऐसे ही बोलते थे कि हम तो पाक साफ है, आप जांच करा लीजिए। क्या हुआ? आज कितने महीने से जेल के अंदर है, उनको बेल नहीं मिल पा रही। और रहा मनीष सिसोदिया जी का, जो दिल्ली की पब्लिक ये जानती थी कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, शायद लोगों को नहीं पता था कि आबकारी मंत्री भी है और बहुत बड़े घोटालेबाज भी है। जी। शिक्षा नीति के में तो घोटाला हुआ ही, लेकिन इसकी आड़ में ये पूरा देश जानता, पूरी दिल्ली की जनता जानती है और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके इस टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो आप डर क्यों रहे भाई? जांच होने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप तो नहीं, ये बात और कह रहे हैं ना, अजीत श्रीवास्तव जी ने एक बात और कही है कि ये जो छापेमार कार्रवाई है ये गुजरात और हिमाचल चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये झूठ पे बनी हुई सरकार है, का काम केवल झूठ बोलना है। और जब से ये 8 साल से दिल्ली के अंदर काबिज है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनके आज तक के इतिहास में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जो सबसे भ्रष्ट सरकार। ठीक है। इस समय ये दिल्ली के अंदर आए, इनके जो मुख्यमंत्री जी थे कागज और पेन रखते थे और बोलते थे जो कांग्रेस के जितने भ्रष्ट मंत्री हैं उनको जेल के अंदर डालेंगे हमारी सरकार आई तो। फिर क्या हुआ? अरे भाई चोर चोर मौसेरे भाई, और उनको तो डालने की बात आपके तो, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए, पाए गए हैं। ठीक है जी। अजीत श्रीवास्तव जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है? अब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात आ रही है, चोर कौन है, उसका मौसेरा भाई कौन है? देवेंद्र जी ऐसा है कि ये वही सरकार है जो अफजल गुरु को आतंकवादी बताती थी और बाद में अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पार्टी के साथ में इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में जाके सरकार बनाई। आपने देखा होगा कि नारद सिंह मामले में जब मुकुल राय जो है कल्पित थे, शारदा घोटाले में कल्पित थे, आपकी ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। नारायण राणे जो महाराष्ट्र में जो है इतने बड़े जमीन घोटाले में फंसे हुए, उनको आपने जो है राष्ट्रीय ये सेंट्रल में मंत्री बना के आपने रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने जिनके खिलाफ वहां पे प्रचार किया, अजीत पवार खिलाफ, तो और अजीत पवार को उन्होंने कहा कि जो है चुनाव खत्म होने के बाद चक्की पीसिंग, उसके बाद आप जो है 6:30 बजे सुबह चोरी चुपके आप वहां पे महाराष्ट्र में सरकार बना ले जाते हैं। ये क्या होता है? और आप ईमानदारी की बात उन लोगों से कर, उस पार्टी की कर रहे हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरासर जो है कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे। जी, ये ईमानदारी की बातें करेंगे? जी, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। महेश अत्री जी जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता शायद जानते नहीं है, इनको बता दूं
जो ये बार बार कह रहे हैं, अरे भैया दिल्ली में जब आपकी सरकार बनने से पहले आपने क्या कहा था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, और कांग्रेस को आप भ्रष्टाचार के सम्मिलित बताते थे। लेकिन हुआ क्या, आपके 28 विधायक बने और आपने उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर सरकार किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई। आप इतने पाक साफ अगर आम आदमी पार्टी होती दिल्ली के अंदर तो ये सरकार क्यों बनाती? और अब मेरे साथी शायद मुद्दे को भटका रहे हैं। आपने तो देखो इनके कितने मंत्री, अरे भैया आपके मंत्रियों की डिग्री लिखी पाई गई है, आपके मंत्री जेल में पेशी मिल रही है, दूसरे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मुद्दे को भटका मत। और आपने, मैं ये कहता हूँ, जो ईडी या सीबीआई जो जांच चल रही है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप किस लिए डर रहे हो? शराब नीति को लेकर आपने जो पहले ये जो घोटाला किया, जैसे इसकी जांच की बात आई तो आपने तुरंत तो बदल दिया। आपके मन में क्रोध था, आप इतने 5 साल थे तो आप उस नीति को रखते ना कि आपने, देखिए आपकी सीबीआई ने सारे हथकंडे अपना लिए, हर जगह छापे मार लिए। इवन दो कि आप जो है बैंक लॉकर तक आपने खंगाल लिया। बैंक लॉकर में क्या मिला? 80,000 का सामान। आपने तो सारे हाथ कंडे अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर आपके हाथ कुछ लगा होता तो इस समय आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर डाल दिया होता। दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बेटा जाएंगे, जल्दी जाएंगे, जो भी आजमाना था आपने आजमा लिया। और सबसे बड़ी बात, इंतजार कीजिए, 34,000 करोड़ का घोटाला बीएसएफएल कंपनी ने किया और 27 करोड़ रुपए आपके जो है पार्टी फंड में उसने दे दिया। इसकी जांच जो है वो कब होगी? जी 6,000 करोड़ नितिन संदेता लेके भाग जाता है, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग जाता है, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात, विजय माल्या भागने से पहले वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली साहब थे, अरुण जेटली साहब से मिलके जाने के बाद वो भागा। इस पे कुछ हमारे प्रवक्ता जी प्रकाश डालेंगे? अत्री जी जवाब दीजिए, जवाब तो बनता है कुशवाहा जी। देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं अपने साथी को बताऊं, जैसे कह रहे घोटाला, अरे भाई ये पूरा देश और पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई तो कितने लंबे थोड़े आप लोगों ने वादे किए थे, कस्में खाई थी, उस सभी चीजों को लोग जान चुके हैं। और इन लोगों की ये ईडी भी भारतीय जनता पार्टी की क्या? मेरे साथी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्रशासनिक लोग किसी पार्टी के नहीं है। ये जो भी गलत काम करेगा ये उस व्यक्ति की जांच करेंगे। और ईडी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश का एक संविधान है। और ये घोटाला, अगर आपने घोटाले नहीं किया तो भाग क्यों रहे हो? आप एक मंत्री जेल में है ना, तो उसको बेल क्यों नहीं मिल रही? और शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, उनका त्याग पत्र ले लेना चाहिए। अरे मंत्री जेल में है और आप उसको जेल के अंदर बिठा के आप मंत्री का दर्जा दे रखे है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को। आप त्याग पत्र ले दीजिए, नैतिकता के आधार पर उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और बोलते कि उनकी याददाश्त चली गई, मैं साथी प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन की याददाश्त नहीं, आम आदमी पार्टी की याददाश्त जाने वाली है। क्योंकि आप इतने भ्रष्टाचार किए, आपके इतने मंत्री भ्रष्टाचार में संपृक्त है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी। ठीक है, आप घबराइए मत। ठीक है, ठीक है। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिलीप यशवर्धन जी, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप लोगों की बातें कम से कम अभी जो हुई हैं बहुत ही आसानी से वो सुने हैं। और दिलीप यशवर्धन जी से हम यही जानना चाहेंगे कि वास्तव में एक बार सीबीआई की रेड पड़ी, ठीक है, अब ईडी की रेड पड़ रही है। ये रेड जो सरकार की तरफ से डाला जा रहा है, जांच एजेंसियों के द्वारा डाला जा रहा है, उसके बाद हर बार जब मनीष सिसोदिया सामने आते हैं तो यही कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, और इस बार भी कह रहे हैं कि कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे में आखिर ये रेड जो है वास्तव में कुछ को किस रूप में देख रहे हैं आप राजनीतिक हल्के में? कुशवाहा जी, पहली बात तो मनीष सिसोदिया जी के जो स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ मिला या नहीं मिला, मिला है या नहीं मिला है, ये बात या तो सीबीआई बताएगी या ईडी बताएगी और एविडेंस के साथ बताएगी।
अगर नहीं मिला है तो बहुत अच्छी बात है, ये मनीष सिसोदिया जी के लिए अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात है और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिला है तो उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जांच एजेंसीज होती हैं वो कानून के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पर काम नहीं करती। तो मनीष सिसोदिया जी चूंकि हर बात का राजनीतिक फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाना चाहती हैं, तो वो जनता के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत साक्षात हैं, बहुत ईमानदार हैं। हो सकता है हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं या नहीं है, या उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ उनके खिलाफ साबित होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये कोर्ट स्टेब्लिश करेगी इस बात को कि जो बातें ईडी और सीबीआई के थ्रू सरकार करना चाह रही है उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि सरकार, अब यहाँ सरकार और राजनीतिक पार्टी को अलग अलग चीजें हो जाती हैं। सरकार के अंडर में सीबीआई, ईडी या जितनी भी जांच एजेंसीज हैं या जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सरकार के अंडर में ही आते हैं, और चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो ये सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। अब यहाँ पर जो इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है, इस बात को बहुत समर्थन तो नहीं दूंगा लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता है। क्योंकि ये इस देश का इतिहास रहा है कि जब जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसने इन एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया, लेकिन 100% चीजें राजनीति से प्रेरित हों ये बात में बहुत बल नहीं होता है। क्योंकि अगर कहीं कोई कमी होती है, अगर आबकारी नीति को लेकर के कहीं कोई कमी पाई गई है, उसमें कहीं कोई लेन देन की स्थिति पैदा हुई है और उनसे संबंधित कोई साक्ष्य अगर इन जांच एजेंसी के पास हैं तो उसी के बेसिस पे ये एजेंसियां कार्यवाही करती हैं जी। लेकिन सीबीआई की जांच अभी कंप्लीट नहीं हो पाई और ईडी की जांच शुरू हो जाना ये थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि सीबीआई अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सीबीआई के बाद अब ईडी की जांच नहीं लगी, क्योंकि दोनों का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, दोनों के जांच करने का उद्देश्य अलग है जी। तो सीबीआई अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंची है या सीबीआई ने ईडी को लीड दी है तब तो ईडी की कार्रवाई जायज है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईडी की कार्रवाई इस स्तर पर नहीं होनी चाहिए जी। जी महेश अत्री जी, आपके पास ही हम आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव भी है और कुछ देर पहले अजीत श्रीवास्तव जी ने कहा भी कि ये चुनाव से घबराकर हमें इधर उलझाना चाह रहे हैं और इसलिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग हो रहा है। दिलीप यशवर्धन जी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता, कुछ न कुछ सच्चाई होगी। क्या मान रहे हैं आप? देखिए कुशवाहा जी, थोड़े दिन पहले जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब भी इनकी यही भाषा थी आम आदमी पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। क्या हुआ? हमारी 4 राज्यों में स्पष्ट रूप से हमारी सरकार बनी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो सत्येंद्र जैन जी का जो मुद्दा है, तो हिमाचल या गुजरात का चुनाव नहीं हो तो 3 महीने से जेल के अंदर है, बेल मिल नहीं पा रही। अगर वो सिसोदिया जी की जो जांच चल रही है शराब घोटाले के बाद, जो शराब घोटाले देता ना जी, जो शराब घोटाले और अब मैं आता हूँ, मैंने कहा ना आबकारी नीति, मैंने कहा लोग तो ये जानते थे मनीष सिसोदिया जी केवल शिक्षा मंत्री है, लेकिन जब लोगों को पता कि पहले ऐसे शिक्षा मंत्री जो शिक्षा मंत्री की आड़ में 16 और डिपार्टमेंट देख रहे हैं जी। शराब नीति की अगर इनकी इतनी अच्छी नीति थी तो उस नीति को इन्होंने किस लिए बदला जी? क्योंकि इन्होंने गलत किया है, घोटाला तो हुआ ना। शराब माफियाओं के साथ मिलकर जो इन्होंने घूस खाई है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। और ईडी अपना काम करेगी, अगर ये ठीक होंगे दोषी नहीं होंगे तो दोषी नहीं है। ठीक है अजीत श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र जैन जी अंदर है तो ये भी अपनी ठीक है अजीत श्रीवास्तव जी, निश्चित रूप से जाएंगे। वही सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे। हुए एलजी साहब ने कितना बड़ा घोटाला किया, 1400 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। इनके ऊपर ईडी की जांच कब होगी? इनके ऊपर सीबीआई के झापे कब पड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने जो है खादी भवन बनाने के लिए पूरा का पूरा मतलब टेंडर पूरा का पूरा ठेका अपनी बेटी को दे दिया, इसकी जांच कब होगी? जी
ठीक है। इनके ऊपर जो ईडी और सीबीआई के छापे कब पड़ेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के मॉडल की तस्वीरें उसमें छपी, उसमें दिल्ली के मॉडल की बात हुई, उस दिन से इनके अंदर पूरी तरीके से घबराहट आपने देखा होगा। उसी के बाद से लेकिन ये सारे जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कारण जैसा ये है- कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पूरी तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी जांच चल रही है, देखिए, हो सकता गड़बड़ी- है आप देखिए, पाक ऐसा साफ है। निकल जाएं। जी आप देखिए, पहले छापे पड़े, अगर कुछ उसमें निकला होता देवेंद्र जी, आपको खुद पता है कि ये लोग इतनी आसानी से चुपचाप शांति से बैठने वाले तो थे नहीं। अभी तक जो है इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर में डाल दिया होता। कारण ये है कि कुछ उसमें नहीं निकला। जब उसमें नहीं निकला तो ये पूरी की पूरी जांच जो है, जो पूरे के पूरे जो छापे पड़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ी मैं बात ये बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि हम जब आए थे तो हमने सिर्फ एक बात करी थी, पढ़ाई कमाई दवाई। अच्छी पढ़ाई हम कैसे दे पाए, हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कैसे कर पाए, रोजगार की व्यवस्था हम अच्छे से कैसे करें, और इसी मॉडल को लेके हम जो है हर जगह हर प्रदेश में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब में पूरी तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, और यही हाल होने वाला है गुजरात में, यही हाल होने वाला है हिमाचल में। ठीक है ना? तो सहने सहने धीरे धीरे ये पार्टी पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे छाए खा रही है, और हिंदुस्तान की जनता को ये पार्टी पसंद आ रही है। पहले ये होता था कि भाई मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस कौन। अब आज के टाइम में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ पूरी एक स्वर से पूरे राष्ट्र से आवाज आ रही है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। और जब से मोदी वर्सेस केजरीवाल की बात हुई, तब से ये सारी राजनीतिक पार्टियां, खासकर भारतीय जनता पार्टी, एकदम घबरा गई, और घबरा के आनंद फानंद में राजनीति से प्रेरित होकर ये सारे हथकंडे अपना रही है, कभी ईडी, कभी सीबीआई। ठीक है, जैसे ठीक है समझ गए हम। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस स्कूल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, हम दिलीप यशवर्धन जी से जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि हाँ हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, स्कूल का मॉडल है, वो बेहतरीन है, विश्व स्तरीय है, क्या दिल्ली में ऐसा है क्या दिलीप जी? के ऊपर छोड़ता हूँ जी कि अगर पब्लिक बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनवा रही है जी, तो इसका मतलब ये है कि जो आम आदमी की नीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की नीति हो, चाहे वो संगठित की जो भी नीति हो, वो नीतियां दिल्ली वासियों को पसंद आ रही हैं। इसलिए बार बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहां पर बन रही है। अब बात सत्यता की आती है कि अगर शिक्षा बहुत अच्छी है वहां की, या शिक्षा की क्वालिटी में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है, तो क्या वहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्या वो ज्यादा निकल रहे हैं? क्या रिजल्ट दिल्ली का बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है? क्या जो 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 बेसिक स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, क्या वहाँ के बच्चे टॉप लिस्ट में आ रहे हैं? आईसीएसई, सीबीएसई या वहाँ की बोर्ड में आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अगर ऐसा देखने को नहीं मिला है तो आप ये किस बेस पर कहते हैं कि आपकी शिक्षा नीति या जो स्कूलों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई? जनता की नजर से मैंने कहा कि जनता अगर वोट दे रही थी, ये मानना पड़ेगा कि अच्छी है। लेकिन अगर मैं सत्यता के आधार पर या सत्यता की कसौटी पर ये सवाल खड़ा करता हूँ कि आप जिस बेसिस पर शिक्षा नीति को अच्छा कहते हैं, वो बेसिस क्या है? आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आपने वहां से निकाले हैं, कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी का जो रिजल्ट है आपका, वो कितना % एनहांस कर गया है, कितने बच्चे आपके टॉप आने लगे, या आपका जो रिजल्ट है आईसीएसई सीबीएसई का वो बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में कितना हायर चला गया है? अगर ऐसा कोई डाटा आपके पास है तो आप वो सामने रखिए, तो मैं मानूंगा कि यहाँ की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और आपकी पढ़ाई की क्वालिटी वाकई में एट पार जा रही है। ठीक है, इसका जवाब हम अजीत श्रीवास्तव जी से चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि कम शब्दों में इसका जवाब दें, क्योंकि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटके हुए लगते हैं, लेकिन इसका जवाब जरूरी है, इसलिए आप कम शब्दों में इसका जवाब दें, फिर हम आगे। जी देखिए, 2021 से 22 का जो सेशन था, जिसके रिजल्ट अभी आए हुए हैं, व्यक्ति के आपने देखे होंगे, उसमें 93 से लेकर 95% तक के जो है नतीजे जो है हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हैं।
तो दूसरी बात, अभी मैं जो है राजनीतिक विश्लेषण की मैं सुन रहा था, हमने एक नई चीज स्टार्ट करी है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। किस तरीके से हम अपने बच्चों को, किस तरीके से हम अपने जो है हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। आपने देखा होगा देवेंद्र जी कि अभी आने वाले जो है सालों के अंदर हमारे बच्चे ने किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रस्तुत किया कि जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको जो है स्पॉन्सरशिप दी कि भाई चलो ठीक है, हम आपके साथ मिलकर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, आप किसी चीजों को स्टार्टअप करिए। तो हम किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाए, किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम डेवलप करें, ये सारी चीजें हम अपने स्कूल के बच्चों को, ये वर्ल्ड लेवल की चीज हमने अपने वहां पर स्टार्ट की हुई है। ठीक है सर। महेश अत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। शराब घोटाला हुआ है और जांच चल रही है, ये भी नहीं है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आखिर क्यों लगता है कि वास्तव में शराब घोटाला हुआ ही है? जल्दी से बताइए, हमारे पास समय की कमी है। ना शराब नीति इन्होंने जब तय की और जब भारतीय ये लगा कि यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया है, जांच की बात आई तो इन्होंने तुरंत उस नीति को बदल दिया। और मैं कम शब्दों में यही पूछना चाहता हूँ, साथी प्रवक्ता मेरे बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों के मन में खोट नहीं था, आप लोगों से दलालों से मिले हुए नहीं थे, आपने घोटाला नहीं किया, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई आपको वो नीति बदलने की? आप तो पाक साफ होना भाई। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है कि जब बिल्कुल पाक साफ थे और वो नीति सही थी तो उसे बदलने की क्या आवश्यकता थी? अजीत श्रीवास्तव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से वहां पे आधिपत्य जो है वो एलजी का भी होता है, ठीक है ना। ये एलजी के हस्तक्षेप करने की वजह से, नहीं तो आप देखिए पुरानी जो शराब नीति थी उसमें भी 849 दुकानें थी और जो नई जो शराब नीति आई उसमें भी 849 दुकानें थी, ठीक है ना। हमने उसमें शराब माफियाओं को रोकने के लिए हमने किस तरीके से जो है चीजों को हमने सेंट्रलाइज किया, उसको जो है अच्छा करने की हम कोशिश करते, लेकिन एलजी महोदय के हस्तक्षेप करने की वजह से, क्योंकि हम वहां पे सुप्रीम पावर नहीं है, आपको पता है देवेंद्र जी, तो इस वजह से उनके हस्तक्षेप के कारण चीजें जो बदली, उनका यानी कि जो लागू किया गया फिर वापस ले लिया गया, जी। ये नीति जो नई शराब नीति है उसे वापस ले लिया गया। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं एलजी की वजह से जी, बस ठीक है सर, ठीक है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक बहुत कम शब्दों में हम इसका जवाब चाहेंगे कि वास्तव में जो आम आदमी पार्टी ने जो नई शराब नीति को वापस लिया, क्या एलजी की उसमें क्या वास्तव में भूमिका थी? जी, जानना चाहेंगे। जी, दिलीप यशवर्धन जी, जल्दी से। वापस कुशवाहा जी, वापस लेना तो सरकार का डिस्क्रिप्शन है, इसमें एलजी का क्या रोल है? जी, जब पास कराया गया था तो एलजी के पास जरूर गया था, लेकिन जब वापस लिया सरकार ने तो ये अपनी डिस्क्रिप्शन से लिया है। इसमें एलजी का क्या? अगर एलजी को पास नहीं करना होता तो वो पहले ही अड़ंगा लगाते थे। एलजी ने पास किया, बाद में कोई कमी आपने पाई और आपने उसको वापस लिया। तो ये सोनली आपका राजनीतिक या जो भी सरकारी डिसीजन है, ये जो भी आपका है, इसमें एलजी का कहीं कोई रोल नहीं है। जी, एलजी का कोई रोल नहीं। जी, तो बात बिल्कुल साफ हो गई। समय भी हमारे पास इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में कुछ न कुछ तो है। नई शराब नीति लागू की गई और फिर वापस ले ली गई, लेकिन सवाल और जवाब में ये बातें निकल करके आती हैं कि सीबीआई छापा और ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है, यानी कि जब धुआं दिख रहा है तो आग कहीं ना कहीं होगी, और ये आग कहां है ये जांच का विषय है और एजेंसियां जांच कर रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि हम पाक साफ हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितना दूध का धुला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।